होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपने होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। इस पुस्तक में चीन की तिब्बती, मंगोल, ताई, च्वांग, हान व उइगुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल हैं। मयूर कुमारी नामक लोक कथा एक युवा राजकुमार के बारे में है, जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका मयूर कुमारी को ढूंढ लिया। मेंढक की पोशाक नामक कहानी एक लोभी राजा के अंत का वर्णन करती है। इसी प्रकार च्वांग ब्रोकेट नामक कथा मेहनतकश जनता के संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और आनंद को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 11 कथाएं इस कहानी में सम्मिलित हैं। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जो कि है मंगोलियाई कहानी, जिसका नाम है पर्वत पुत्र। प्राचीन काल में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके एक ही बेटा था। वह अच्छे डील डॉल का था तथा उसके पास एक बेजनी घोड़ा और लोहे का एक धनुष था। वह रोज पर्वत पर जाकर जानवरों का शिकार करता, जिससे पूरे परिवार का गुजर बसर होता था। इसी वजह से उसका नाम पर्वत पुत्र पड़ गया। उस राज्य की रानी एक निष्ठुर व अत्याचारी स्त्री थी। एक दिन उसने राजा से कहा, हमारे राज्य के उत्तर पश्चिम के सरोवर में एक बड़ा दैत्य रहता है, जो 50 हाथ लंबा है। वह रोज दोपहर को पानी से निकलकर धूप सेकता है। क्या आपको ये नहीं सोचा कि उसे पकड़ने के लिए कोई आदमी भेजे? हम उसके चमड़े से एक जादुई पोशाक बनवा सकते हैं, जिसे पहनकर न गर्मियों में गर्मी लगती है, न सर्दियों में सर्दी। यह कपड़ा वास्तव में एक अमूल्य चीज है। राजा ने फौरन रानी की सलाह मान ली। उसने अपने 10 ऊंचे अफसरों को और एक सिपाही को आज्ञा दी कि वे लोग सरोवर के पास जाएं तथा उस दैत्य को मार कर लाएं। राजा ने इस काम को पूरा करने की 2 हफ्ते की मियाद रखी और यह चेतावनी भी दी कि अगर इतने समय में काम नहीं बना तो उन लोगों को मौत की सजा दे दी जाएगी। बेचारे अफसरों और सिपाहियों का यह साहस कहाँ कि वे राजा का हुक्म बजाने में आनाकानी करे। अगले दिन वे लोग प्रातःकाल ही सरोवर के किनारे पहुंचकर दैत्य की घात में बैठ गए। ठीक दोपहर को दैत्य सरोवर से बाहर आया। उन लोगों ने पहले से निश्चित योजना के अनुसार उस पर तीर चलाए, लेकिन निशाना खाली गया। रोज ही ऐसा होता रहा। वे दैत्य को मार नहीं पाए और 2 हफ्ते की मियाद पूरी होने को आ गई। इससे अफसर और सिपाही घोर चिंता में पड़ गए। ठीक उसी समय पर्वत पुत्र उधर से होकर कहीं जा रहा था। वे लोग लपक कर उसके पास गए और प्रार्थना की कि दैत्य को मारने में वह उनकी मदद करे। उस दिन जब दैत्य पानी से बाहर निकला तो पर्वत पुत्र ने अपना धनुष तानकर तीर छोड़ा। तीर दैत्य की छाती में लगा और वह छटपटाकर मर गया। अफसरों और सिपाहियों ने पर्वत पुत्र का जय जयकार किया और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। पर्वत पुत्र ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप लोग राजा को न बताएं कि मैंने इसे मारा है। इसके बाद वह उन लोगों को नमस्कार कर घोड़े पर सवार हुआ और अपने घर की ओर चल दिया। इन लोगों ने दैत्य के मृत शरीर को लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बेहद खुशी हुई। वह जोर से बोला, इसकी चमड़ी उधेड़ दो, फौरन इसकी चमड़ी उधेड़ दो और उससे मेरे लिए एक पोशाक बनवाओ। लोगों ने चमड़ी उधेड़नी शुरू कर दी, लेकिन वे तेज से तेज छुरी से भी चमड़ी को छील नहीं सके। यह देखकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा,
अगर वास्तव में तुम लोगों ने ही इस दैत्य को मारा होता तो तुम इसकी चमड़ी भी उधेड़ सकते थे। मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दूसरे आदमी ने ही इसका वध किया है। तुम लोगों में कोई भी आदमी इतना होशियार नहीं जो यह काम कर सके। मुझे सच सच बताओ, किसने यह काम किया था? अगर तुम झूठ बोलोगे तो हम तुमको सजा देंगे। उन लोगों को लाचार होकर राजा से सच बात कहनी पड़ी। यह सुनकर राजा ने फौरन आदेश दिया कि पर्वत पुत्र को महल में बुलाया जाए। जब वह आया तो राजा ने आज्ञा दी कि वह दैत्य का चमड़ा उधेड़ दे और उस चमड़े से एक पोशाक बनाए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मंगोलियाई कहानी, जिसका नाम है पर्वत पुत्र। पर्वत पुत्र ने राजा के आदेशानुसार काम शुरू किया और जल्द ही पूरा भी कर लिया। राजा ने यह पोशाक पहनकर रानी को दिखाई। रानी ने थोड़ी देर तक उसे देखा और असंतुष्ट होकर कहा, पोशाक तो अच्छी है, लेकिन आपके पास टोपी नहीं है। अगर आपको किसी दानव की जादुई टोपी भी मिल जाए तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो आपका मुकाबला कर सके। राजा ने लंबी सांस खींचकर कहा, अरे क्या कहती हो? दानव के सिर की जादुई टोपी? किसकी मजाल है कि उसे लाए? वास्तव में रानी ने यह सोचा था कि पर्वत पुत्र जैसा बलवान व बहादुर आदमी राजा को कभी भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए वह दानव की जादुई टोपी लाने के लिए पर्वत पुत्र को भेजना चाहती थी। वह समझती थी कि यह अच्छा तरीका है जिससे उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसलिए उसने कहा, हाँ, मैं मानती हूँ कि यह काम कठिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप पर्वत पुत्र को भेजकर यह काम करवा सकते हैं। इसलिए राजा ने फिर पर्वत पुत्र को बुलवाया और उससे कहा, दानव के यहाँ जाओ और मेरे लिए उसकी जादुई टोपी ले आओ। अगर तुम यह काम करने में असफल रहे तो मैं तुम्हारा सिर उड़वा दूंगा। पर्वत पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया और ऊंचे ऊंचे पर्वतों व वेगवती नदियों को पार करता हुआ एक बैजनी तंबू के सामने आ पहुंचा। फिर वह घोड़ा रोक कर उतरा और तंबू में गया। तंबू में 3 लड़कियां थीं। एक रो रही थी, दूसरा गाना गा रही थी और तीसरी हंस रही थी। यह देखकर पर्वत पुत्र अचंभे में पड़ गया। उसने उन लड़कियों से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा, हम पक्षियों की रानी अमर पक्षी की 3 सबसे छोटी बेटियां हैं। हम कुल 13 बहनें हैं। कुछ समय पहले उत्तर पूर्व से एक नाग आया और उसने हमारी 10 बड़ी बहनों को खा डाला। हमारी माँ उससे बहुत लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। अब तो बहुत जल्दी ही हमारी भी बारी आने वाली है। जो लड़की रो रही थी उसको खाने के लिए उसी दिन नाग आने वाला था, तथा जो लड़की गाना गा रही थी उसकी बारी दूसरे दिन, और जो हंस रही थी उसकी बारी तीसरे दिन आने वाली थी। पर्वत पुत्र ऊंचे स्वर में बोला, डरो मत, मैं उस दुष्ट नाग को मार डालूंगा। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे सर पर दौड़ाकर उत्तर पूर्व की ओर चला गया। जब वह उस जगह पहुंचा जहां नाग अक्सर दिखाई देता था, तो आकाश में एकाएक अंधेरा छा गया और रेतीला व पथरीला तूफान चलने लगा। साथ ही एक भीमकाय नाग मुंह फैलाए और जीभ लपलपाता हुआ उस पर टूट पड़ा। पर्वत पुत्र ने फौरन अपना लोहे का धनुष तान कर उस भयंकर मुंह की ओर एक तीर छोड़ा। वह नाग 50 फीट ऊंचा उछला और फिर जमीन पर गिरकर ठंडा हो गया। जब तीनों लड़कियों और पर्वत पुत्र नाग की लाश को ध्यान से देख रहे थे, सफेद बादल का एक छोटा सा टुकड़ा उन लोगों की ओर आया और जमीन पर पहुंचकर सुंदर अमर पक्षी बन गया। यह उन लड़कियों की माँ थी। उसने अपनी बेटियों से पूछा, यह आदमी कौन है? उन्होंने जवाब दिया, माँ, इसी ने नाग को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। अमर पक्षी ने पर्वत पुत्र की ओर देखकर कहा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो और किधर जा रहे हो? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आभारी हूँ।
तुम पर जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे पुकारना। तुमने मेरी 3 लड़कियों के प्राण बचाए हैं। इसके बदले में तुम्हारी 3 बार मदद कर सकती हूँ। पर्वत पुत्र बोला, राजा ने मुझे दानव की जादुई टोपी चुराकर ले जाने के लिए भेजा है। उसने मुझे यह धमकी भी दी है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरा सिर काट डाला जाएगा। अमर पक्षी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। पर्वत पुत्र उसकी पीठ पर बैठ गया। अमर पक्षी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ने लगी और सीधे दानव के घर की ओर चल पड़ी। अमर पक्षी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। पर्वत पुत्र उसकी पीठ पर बैठ गया। अमर पक्षी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ने लगी और सीधे दानव के घर की ओर चल पड़ी। अमर पक्षी ने उड़ते हुए कहा, जब हम दानव के घर पहुंच जाए तो तुम मजबूती से मेरे पंख पकड़े रहना और जोर से चिल्लाना, दानव दानव बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, सूरज पश्चिम में निकल रहा है। इसके बाद जब दानव बाहर आएगा तो मैं स्वयं उसकी टोपी लेकर उड़ आऊंगी। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब यह सब हो रहा हो तो तुम बहुत मजबूती से मेरे पंख पकड़े रहना। अमर पक्षी बहुत जल्दी ही दानव के घर आ पहुंची। वह नीचे की ओर उड़ने लगी। पर्वत पुत्र बड़े जोर से चिल्लाया, दानव दानव बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, सूरज पश्चिम में निकल रहा है। उस समय दानव अपने घर में चाय पी रहा था। यह आवाज सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, यह तो किसी मनुष्य की सुरीली आवाज है। कितना अच्छा हुआ कि मेरा भोजन स्वयं ही मेरे पास आ गया। वह फौरन बाहर निकल आया। उसके द्वार के बाहर कदम रखते ही अमर पक्षी ने अचानक नीचे की ओर झपट्टा मारा और उसकी टोपी लेकर उड़ गई। टोपी का फीता बहुत लंबा था और वह दानव की ठोड़ी पर ज्यों का त्यों बंधा हुआ था, इसलिए दानव भी उनके साथ ऊपर उठा चला आया। फीता बहुत मजबूती से बंधा हुआ था, इसलिए दानव किसी तरह छूट ही नहीं सका, बल्कि अमर पक्षी आकाश में जितने ऊंचे उड़ती गई, फीता भी उतनी ही मजबूती से कसता गया, यहाँ तक कि दानव का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय पर्वत पुत्र ने अपने लोहे का धनुष दानव के सिर पर जोर से दे मारा, जिससे फीता टूट गया और दानव नीचे जमीन पर जा गिरा। उसे चक्कर आ रहा था तथा आंखों के सामने चिंगारियां छूट रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि किसने उसकी टोपी ले ली है। वह व्याकुल होकर अपने घर में घुस गया। पर्वत पुत्र ने वापस आकर राजा को दानव की टोपी दे दी। राजा फौरन यह टोपी पहनकर रानी को दिखाने गया। निष्ठुर रानी ने जब देखा कि पर्वत पुत्र ने यह काम भी पूरा कर लिया है, तो उसने और एक साजिश रची। अच्छा, अब तो आपके पास जादुई पोशाक और जादुई टोपी दोनों हो गई हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपका मुकाबला कर सके, लेकिन अफसोस की बात है कि आपको स्वर्ग की कोई ऐसी परी नहीं मिली जिसे आप अपनी बगल में खड़ी कर सके। राजा आसानी से रानी के बहकावे में आ जाता था, इसलिए उसने इस बार भी फौरन अपनी सहमति प्रकट की और कहा, लेकिन स्वर्ग से परी को लाने मैं किसे भेजूं? पर्वत पुत्र को छोड़कर और किसको भेजेंगे? इसलिए राजा ने फौरन आदेश देकर पर्वत पुत्र को फिर बुलवाया। जाओ, मेरे लिए स्वर्ग से एक परी ले आओ। अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। राजा ने उससे कहा। पर्वत पुत्र जानता था कि यह असंभव है। उसने विनती की, मेरे स्वामी, आप मुझे कोई दूसरा काम करने का हुक्म दे, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, लेकिन स्वर्ग में जाकर परी लाना मनुष्य के बूते के बाहर है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा हुक्म कानून है और तुम कानून तोड़ने की जरूरत कर रहे हो? वह बोला। राजा के रक्षकों ने पर्वत पुत्र को परी लाने के लिए महल से बाहर निकाल दिया। वह निराश होकर अमर पक्षी के यहाँ गया। पक्षियों की रानी फिर एक बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश में उड़ गई। वे दोनों उड़ते उड़ते एक मकान के सामने आए। मकान में 3 आदमी थे, एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और उनकी युवा बेटी। पर्वत पुत्र ने उनको नमस्कार किया
और उन्होंने उससे बैठने को कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, काली आंखों और लाल चेहरे वाले नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे आकाश में जाकर एक परी ढूंढनी है। बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी ने एक ही स्वर में कहा, बेटे, वापस लौटते समय तुम हमसे मिलने यहाँ जरूर आना। पर्वत पुत्र ने वादा किया कि वह जरूर आएगा। उसने उनके यहाँ खाना खाया और अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। रास्ते में उनको और 2 परिवार मिले। प्रत्येक परिवार में एक बूढ़ा दंपति और उनकी युवा बेटी थी। उन लोगों ने भी उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और उसका जवाब सुनकर उन्होंने भी कहा कि वापसी में वह उनसे मिलने जरूर आए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मंगोलियाई कहानी, जिसका नाम है पर्वत पुत्र। पक्षियों की रानी इस लड़के को अपनी पीठ पर लादे और आगे बढ़ी। बहुत समय बाद वे दोनों स्वर्ग के दक्षिणी फाटक पर पहुंच गए। अमर पक्षी ने उससे कहा, तुम एक लाल रस्सी से मुझे एक शिला से बांध दो। मैं शिला के आसपास फड़फड़ाते हुए तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम अंदर जाओ, वहाँ तुमको परी की माँ मिलेगी। तुम उससे प्रार्थना करो और वह तुमको 3 प्याला चाय पीने को देगी। तुम बैठकर पहला प्याला पी लेना, फिर उकड़ो बैठकर दूसरा प्याला पीना, लेकिन तीसरा प्याला सिर्फ आधा ही पीना। ध्यान रहे, तीसरा प्याला पूरा खाली नहीं करना है। इसके बाद तुम बाहर आ जाना। मैंने जैसा तुम्हें बताया है, अगर वैसा ही करोगे तो तुमको जरूर एक परी मिलेगी। पर्वत पुत्र ने उसके कहने के अनुसार ही किया और अमर पक्षी की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। परी की माँ ने पर्वत पुत्र से कहा कि वह एक परी को ले जा सकता है। वे दोनों अमर पक्षी की पीठ पर सवार हुए और अमर पक्षी उड़ने लगे। रास्ते में वे लोग क्रमशः उन तीनों परिवारों में ठहरे। पहले परिवार के दंपति ने उन्हें अपनी इकलौती बेटी और एक चांदी की सुई दी। दूसरे ने अपनी बेटी और पीले रेशमी कपड़े का थान उन्हें दिया। तीसरे ने उन्हें अपनी बेटी और एक आना दिया। पर्वत पुत्र, परी और तीनों लड़कियां अमर पक्षी की पीठ पर सवार हुए और वह उन सबको लेकर राजमहल के पश्चिम में एक नदी के किनारे पहुंची। परी ने अपने सिर से एक चांदी के पेन निकाले और उससे जमीन पर कुछ रेखाएं खींच दी। पलक झपकते ही आंखों के सामने एक सजा धजा तंबू दिखाई देने लगा, जिसमें खाने पीने की चीजें, फर्नीचर, सब कुछ मौजूद था। उन्होंने खाना खाया और इसके बाद पर्वत पुत्र ने महल में जाकर राजा से कहा कि वह स्वर्ग से परी को ले आया है। जब रानी ने यह सुना तो उसे और भी गुस्सा आया। वह डर गई और मन ही मन कहने लगी, यह तो बहुत खतरनाक आदमी है। हमें किसी न किसी तरीके से इसे खत्म कर देना चाहिए। वह राजा के कानों में कुछ फुसफुसाया और राजा ने पर्वत पुत्र की ओर मुंह करके कहा, बहुत अच्छा, कल मैं नदी के उत्तर में पर्वत के शिखर पर आकर उसको देखूंगा। तब तक तुम वहाँ रातों रात पीले रेशमी कपड़े का तंबू खड़ा कर दो, जिसके खंभे चांदी के होने चाहिए। साथ ही उसके ऊपर तुम्हें कांच का एक नगर भी तैयार करना होगा। अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो मौत से नहीं बच सकोगे। पर्वत पुत्र ने वापस आकर परी को सारी बातें बताईं, जिन्हें सुनकर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और वह शांति से बोली, तुम चिंता ना करो, जाकर इत्मीनान से सो जाओ, मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगी। आधी रात को परी और तीनों लड़कियां अपनी बहुमूल्य निधि, चांदी की सुई, पीले रेशमी कपड़े का थान और आईना लेकर उत्तरी पर्वत पर चढ़ी। वहाँ उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठा कर एक घेरा बनाया। घेरे के बीच में चांदी की सुई गाड़ दी और उसे पीले रेशमी कपड़े से ढक दिया। इस तंबू से 60 पग की दूरी पर उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें आईना गाड़ दिया। यह सब करने के बाद वे चारों अपने तंबू में लौट आईं। दूसरे दिन प्रातःकाल उत्तरी पर्वत पर एक सोने का तंबू और कांच का शहर नजर आया।
जब राजा और रानी ने यह देखा तो उनको पता चल गया कि उनकी सभी साजिशें बेकार साबित हुई। अब तो पर्वत पुत्र को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय शेष रहा, और वह यह कि राजा अपने सभी सिपाहियों को उत्तरी पर्वत पर भेजकर उसे गिरफ्तार कर मरवा डाले। जब परी ने उन सिपाहियों को आते देखा तो पर्वत पुत्र से उनकी ओर तीर छोड़ने को कहा। उसने ऐसा ही किया और सिपाहियों पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। इतने में कांच का शहर एकाएक चटक गया और पानी की एक प्रचंड धारा पर्वत से नीचे की ओर बह निकली। थोड़ी ही देर में पर्वत की तलहटी में इतना पानी जमा हो गया कि वहां एक बहुत बड़ी झील बन गई, जिसमें वह लोभी राजा व उसकी निष्ठुर रानी दोनों ही डूबकर मर गए। इसके बाद पर्वत पुत्र राजा बन गया और उसने परी से शादी कर ली। उसने अपने बूढ़े माता पिता अमर पक्षी व उसकी तीनों बेटियों को भी अपने पास बुला लिया और वे सब उसके महल में खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आइए जारी रखते हैं कहानी का सिलसिला और सुनते हैं एक और कहानी हान जाति की लोक कथा, जिसका नाम है जमींदार पर चतुराई की विजय। एक बुजुर्ग किसान के 3 लड़के थे। वे सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करते थे, फिर भी बहुत गरीब थे और उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन की बात है, बुजुर्ग किसान ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, इस तरह की गरीबी की जिंदगी हम कैसे और कब तक गुजारेंगे? सुना है पास के गांव के जमींदार को एक नौकर की आवश्यकता है। तुम में से कोई वहां जाकर यह नौकरी पाने की कोशिश क्यों नहीं करता? तीनों लड़कों ने विचार करने के बाद तय किया कि जमींदार के यहाँ नौकरी करने सबसे पहले बड़ा लड़का जाए। लेकिन थोड़े दिन बाद ही वह उदास मुंह लिए अपने घर लौट आया, क्योंकि जमींदार ने उसको मजूरी के तौर पर एक काने कौड़ी तक नहीं दी थी, बल्कि उल्टे उस पर यह दोष लगाया था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़े लड़के की बात सुनकर मझला लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, पिताजी, मुझे भी एक दफा कोशिश करने का मौका दीजिए। पिताजी राजी हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद बड़े लड़के की ही तरह मझला लड़का भी खाली हाथ घर लौट आया, क्योंकि उसे लगा कि जमींदार एक विषैले सर्प की भांति है, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के धूर्ततापूर्ण उपाय सोचता रहता है। मझले लड़के के घर लौटने पर छोटे लड़के को बड़ा रोष आया। वह अपने पापा से बोला, पिताजी, अब मुझे जमींदार के यहाँ जाकर काम करने दीजिए। बुजुर्ग किसान अपने छोटे लड़के को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने उसे प्यार भरी नजर से देखा और कहा, बेटा, तू वहाँ कैसे काम करेगा? तू तो अभी बहुत कच्ची उम्र का है। लेकिन वह भला कब मानने वाला था। अंत में बुजुर्ग पिता को अपने इस लड़के की जिद के आगे झुकना पड़ा। बुजुर्ग किसान का छोटा लड़का जमींदार के घर पहुंचा और उसे अपने आने का उद्देश्य बताया। जमींदार ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा, अच्छा, तो अब तो मेरे घर का काम करेगा। मेरे घर का काम आसान नहीं है। जब तेरे दोनों भाई मेरे काम के लायक साबित नहीं हुए और यहाँ से भाग निकले तो तेरी क्या बिसात है? युवक किसान बोला, मुझे एक बार कोशिश करने का मौका तो दीजिए। जमींदार ने कहा, मौका तो तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जो भी काम मैं बताऊंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा, और यदि तुम एक भी काम नहीं कर सके तो मजूरी के तौर पर तुम्हें एक बमड़ी भी नहीं मिलेगी। युवक किसान ने जवाब दिया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस प्रकार युवक किसान ने जमींदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। हर दिन पौ फटने से पहले ही जब मुर्गे की पहली बांग सुनाई देती, वह खेतों पर काम करने चला जाता और मुंह अंधेरे घर लौटता। एक दिन जमींदार ने उससे कहा, देखो, घर के पीछे पहाड़ पर बांस का एक झुरमुट है। बांसों में नई नई कोपले फूटी हैं। ये हरी व ताजी पत्तियां मेरे बैल के लिए बहुत बढ़िया चारे का काम देंगी। कल से तुम उसे बांस की पत्तियां खिलाने वहां ले जाओ, लेकिन ध्यान रखो, ये पत्तियां तुम खुद तोड़कर नहीं, बल्कि बैल को पेड़ के ऊपर चढ़ाकर चराओगे।
जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था कि किसान के बेटे की अब तक की मजूरी हड़प लेने का यह एक अच्छा मौका हाथ लगा है। लेकिन युवक किसान ने फौरन हामी भरते हुए जवाब दिया, ऐसा ही होगा मालिक। दूसरे दिन सवेरे ही वह बैल को हाँक कर बांस के झुरमुट में ले गया और एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। फिर उसने चाबुक उठाकर बैल को पीटना शुरू कर दिया। वह बैल पर तड़ातड़ चाबुक बरसाते हुए चिल्ला रहा था, अबे बैल, बांस की फुनगियों पर चढ़, दुष्ट कहीं का। अबे चढ़ता क्यों नहीं है? बेचारा बैल मार खाकर चीखने लगा और पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। लेकिन युवक किसान भला कब मानने वाला था। यह बैल पर चाबुक बरसाता रहा और चिल्लाता रहा, अरे चढ़ बांस पर, दुष्ट कहीं का। वहां से गुजरने वाले राहगीर यह दृश्य देखकर आपस में मजाक और इसकी चर्चा करने लगे। जल्द ही यह खबर जमींदार के कानों में भी पड़ी और वह बांस के झुरमुट की ओर दौड़ा। जब उसने दूर से बैल को उछलते कूदते और चीखें मारते देखा तो वह वहीं से चिल्लाया, अबे बैल को मारना बंद कर, मूर्ख देखता नहीं है उसे कितनी चोट लगी है। पाजी, इस तरह तो तू उसे मार ही डालेगा। लेकिन युवक किसान ने अनसुनी कर दी तथा बैल को और जोर से पीटना शुरू कर दिया। जब हाँफते हाँफते जमींदार उसके नजदीक पहुंचा तो किसान का बेटा बोला, देखिए यह बैल कितना नासमझ है, मेरी बात ही नहीं सुनता। जब तक मैं उसकी अच्छी तरह पिटाई नहीं करूंगा वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। यह कहकर उसने फिर अपना चाबुक उठाया और बैल को इस बुरी तरह से पीटने लगा कि वह बांस के चारों ओर उछलता हुआ चक्कर लगाने लगा। जमींदार मात खा गया। उसे युवक किसान पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके पास जाकर चाबुक छीनने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसे कोई तरकीब नहीं सूझी तो वह चिल्लाया, बस कर, बहुत हो गया, मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ। तो कुटिल हृदय राक्षस, मैं तुझे सिखाऊंगा कि लोगों से अच्छे ढंग से कैसे पेश आना चाहिए। युवक किसान ने मन ही मन कहा और बड़े संतोष के साथ चाबुक रख दिया। बुजुर्ग किसान के बेटे से मात खाकर जमींदार खून का घूंट पी रहा था। वह अंदर ही अंदर युवक किसान से बेहद नफरत करने लगा। वह रात दिन इसी उधेड़-बुन में रहता कि इस लड़के का वेतन हड़पने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। उसने एक दिन युवक किसान को बुलाकर कहा, देखो मेरे मकान की छत साग भाजी उगाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ ताजी हवा मिलती है और धूप भी ज्यादा है। आजकल का मौसम भी सब्जी उगाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम कल से छत पर गोभी के पौधे लगाना शुरू कर दो। जमींदार ने सोचा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार यह छोकरा मेरे चंगुल से कैसे निकलता है। लेकिन युवक किसान ने पहले की ही तरह बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हुजूर आपका हुक्म सिर आँखों पर। दूसरे दिन पौ फटते ही वह फूस का टोप पहनकर और कुदाली हाथ में लेकर मकान की छत पर जा पहुंचा और खुदाई करने लगा। जहाँ जहाँ उसकी कुदाली पहुंची वहाँ वहाँ छत की खपरेले टुकड़े टुकड़े हो गई। इधर युवक किसान बड़े जोश के साथ मकान की छत पर खुदाई कर रहा था और उधर छत के नीचे जमींदार चारपाई पर लेटा सुअर की तरह खर्राटे भर रहा था। पाटन पर खपरेलों के टुकड़ों के गिरने की आवाज से वह जाग उठा और फौरन उठकर गिरता पड़ता बाहर आया। जब उसने यह तमाशा देखा तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, अरे तूने यह क्या कर डाला, दुष्ट कहीं का, फौरन नीचे आ जा गधे। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं जमींदार पर चतुराई की विजय। युवक किसान क्या देखता है कि जमींदार छत के नीचे एक हाथ से पजामा थामे खड़ा है और दूसरे हाथ से उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ बक रहा है। यह नजारा देखकर किसान के बेटे ने जानबूझकर भोलेपन से जमींदार से पूछा, क्या बात है हुजूर, आप इतना परेशान क्यों हैं? बदमाश कहीं का, जल्दी नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर। आपने ही तो मुझे यह हुक्म दिया था कि इस मकान की छत पर गोभी के पौधे लगाओ।
लेकिन छत की खपरेले तोड़ने को तो नहीं कहा था। बेशक नहीं कहा था, लेकिन अगर गोभी के पौधे लगाने हैं तो छत की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और छत खोदी जाएगी तो खपरेले भी टूटेंगी। यह सुनकर जमींदार अपना सा मुंह लेकर रह गया और गुस्से में जोर-जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। उधर युवक किसान ने छत खोदने के लिए फिर अपनी कुदाली उठाई। यह देखकर जमींदार नीचे से चिल्लाया, अबे बंद कर यह काम, मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ। युवक किसान ने जब यह देखा कि जमींदार दूसरी बार भी मात खा गया है, तो उसने कुदाली एक तरफ रख दी और नीचे उतर आया। इस बार की हार से जमींदार और गहरी चिंता में पड़ गया कि किसान के बेटे से कैसे निपटा जाए। वह बड़ा परेशान था, फिर भी उससे बदला लेने की जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए वह उसकी मजदूरी हड़पने की कोई नई साजिश रचने में अपना दिमाग खपाने लगा। दिन बीतते गए, शरद की फसल पकने का मौसम नजदीक आ गया, लेकिन उस साल सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण धान के खेत सूखने लगे। यह देखकर जमींदार ने किसान के बेटे को बुलाकर कहा, देखो आजकल जोरों का सूखा पड़ा है, तेज धूप में धान के मेरे सारे खेत सूख जाएंगे, इसलिए तुम उन्हें मेरे घर ले आओ ताकि फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। यह कहकर जमींदार ने एक बार युवक किसान के चेहरे की ओर देखा और मन ही मन कहा, बेटा इस बार देखना मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। लेकिन युवक किसान ने हमेशा की तरह निश्चिंत होकर जवाब दिया, बहुत अच्छा हुजूर, जो आपका हुक्म। अगले दिन युवक किसान मुंह अंधेरे उठकर दरवाजे पर आया और उसने सबसे पहले दरवाजे के किवाड़ और चौखट उखाड़ दिए, फिर कुदाली से दीवार तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी अभी अभी सोकर उठी थी। जब उसने दरवाजे तोड़ने का दृश्य देखा तो फौरन युवक किसान को अपने हाथ रोकने की आज्ञा दी, लेकिन वह भला कब मारने वाला था। उसने दीवार तोड़ना जारी रखा। लाचार होकर जमींदार की पत्नी भागी भागी जमींदार के पास पहुंची। अपनी बीवी की बात सुनते ही जमींदार घबराकर एकदम चारपाई से उठ बैठा और बिना कपड़ा पहने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। वहां का दृश्य देखकर जमींदार का पारा चढ़ गया। उसने देखा कि किवाड़ और चौखट फर्श पर पड़े इधर उधर बिखरे थे। दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया था और युवक किसान कुदाली उठाए जोर जोर से दीवार तोड़ने में लगा हुआ था। क्रोधित जमींदार किसान के बेटे पर उबल पड़ा। हाय हाय, तूने यह क्या किया? मेरे दरवाजे और दीवार ही तोड़ डाली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन युवक किसान ने ऐसा दिखावा किया मानो उसने जमींदार की बात सुनी ही ना हो। वह दीवार को और जोर से तोड़ने लगा। यह देखकर जमींदार आपे से बाहर हो गया और उछलते कूदते चिल्लाया, क्या तू अपने हाथ नहीं रोकेगा? क्या तू बगावत करने पर उतारू है? युवक किसान ने जरा रुक कर कहा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि खेत घर के अंदर ले आओ। इतना बड़ा खेत बिना दीवार तोड़े इस छोटे से दरवाजे से कैसे अंदर लाया जा सकेगा? यह कहकर फिर उसने अपनी कुदाली उठा ली। जमींदार स्तब्ध हो गया। काफी देर बाद उसके मुंह से निकला, अरे भाई अब बस करो, ईश्वर के लिए मेरा मकान मत तोड़ो, मैं तुम्हें ऐसा काम कभी नहीं दूंगा। इस तरह जमींदार को बुजुर्ग किसान के बेटे से तीसरी बार भी मुंह की खानी पड़ी। 3 बार हार खाने के बाद जमींदार को अक्ल आ गई कि यहाँ युवक किसान काफी तेज है। उसने फिर कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की और साल के आखिर में उसका पूरा वेतन भी दे दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड और हमारी कहानी मयूर कुमारी समाप्त होती है। इस पुस्तक में चीन की तिब्बती, मंगोल, टाई, चुआंग, हान व उइगुर जातियों के 11 लोक कथाएं शामिल हैं। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कई नई कहानियों के सिलसिलों के साथ। नमस्कार, बाय बाय, चलिए।